गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया, शायद हमारा यही वाला टॉपिक चल रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं। हम लोगों का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर चल रहा है एंड विद इन दिस चैप्टर अब तक हम इंट्रोडक्शन में 3-4 चीजें डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन बता दी कि ऑल दोस एलिमेंट्स इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सबशेल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल आर कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको यह भी पता चल चुका है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। द होल पीरियोडिक टेबल कैन अकोमोडेट 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ऑल दोस 40 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 40 के 40 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं और वो 40 एलिमेंट्स किस तरह से पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है पीरियोडिक टेबल में, वो भी आपको याद होना चाहिए। देखिए पीरियोडिक टेबल में जो सेंट्रल रीजन होता है, एक एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होता है एस ब्लॉक, एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है पी ब्लॉक, एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल होता है एफ ब्लॉक, लेकिन जो सेंट्रली लोकेटेड रीजन होता है दैट इज कॉल्ड द डी ब्लॉक। उसमें 40 एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हर ग्रुप में 4-4 एलिमेंट्स होते हैं। और अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड वाइज 4 हॉरिजॉन्टल सीरीज होती हैं जिन्हें हम 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज कहते हैं और इन सभी में 10-10 एलिमेंट्स होते हैं। इन 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है। ठीक है। मैंने आपको डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन करवा दी थी। डी ब्लॉक में NS1 to 2, N-1D 1 to 10 होता है, लेकिन मैंने इसी डी ब्लॉक से रिलेटेड एक क्लोजली एसोसिएटेड टर्म बताई थी आपको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब समझ में आ चुका है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑल दोस एलिमेंट्स व्हिच कंटेन द पार्शियली फिल्ड डी सबशेल आइदर इन देयर ग्राउंड स्टेट और एटलीस्ट इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो सारे एलिमेंट जिनमें या तो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल ग्राउंड स्टेट में ही मिल जाएगा आपको, और अगर ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड नहीं है तो उनकी किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड एग्जिबिट कर दें वो, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स मानते हैं। बट दोज एलिमेंट्स व्हिच never attain the partially filled d subshell nor in their ground state neither in their oxidation state, ऐसे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। तो आउट ऑफ द 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स 4 एलिमेंट जो ट्रांजिशन नहीं है वो है हर सीरीज का आखिरी एलिमेंट, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर। रिमेनिंग 36 ट्रांजिशन होते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी थी और 3 जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी एटॉमिक रेडियाई, और एटॉमिक रेडियाई में देयर वाज अ स्लाइट डिस्क्रिपेंसी हमें देखने को मिली। हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे साइज रेगुलरली डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे अनयूजुअल ये है कि अनलाइक द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना वो वैलेंस शेल में ऐड नहीं हो रहा, पेनल्टीमेट शेल में ऐड हो रहा है। और जैसे जैसे पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वो फ्रीक्वेंटली न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में आने लगते हैं, और जब वो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में आएंगे तो वो न्यूक्लियर चार्ज को बाहर तक जाने से ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली बाहर तक नहीं पहुंच पाएगा और साइज उतना छोटा नहीं हो पाएगा जितना उसे छोटा होना एक्सपेक्टेड है। थोड़ा बहुत छोटा होता है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से वापस पुश बैक करके उतना ही बड़ा भी कर दिया जाता है। तो जब डी में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, D5 ऑनवर्ड्स जब होने लगते हैं, तो शील्डिंग की वजह से साइज प्रैक्टिकली कांस्टेंट हो जाता है। हाँ, D5 या D5 से कम जब तक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है तब तक शील्डिंग उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहती, तब तक न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है। तो शुरू में आप देखेंगे शुरू के 4 एलिमेंट्स स्कैंडियम टू क्रोमियम तो साइज में आपको एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज नजर आएगा, लेकिन क्रोमियम ऑनवर्ड साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट चलता रहेगा टिल द सेकंड लास्ट एलिमेंट। कॉपर से जैसे आप जिंक में मूव करेंगे देयर इज अ वेरी स्लाइट इंक्रीज इन साइज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बिटवीन द कंप्लीटली फिल्ड 3D एंड द 4s सबशेल्स। तो इस तरह का वेरिएशन हमने एटॉमिक रेडियाई में देखा था। लेकिन आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो आयनिक रेडियाई में हम इन सब की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ में पहले इन्हें कन्वर्ट करते हैं, और जब हम इन सब का डाई पॉजिटिव बना लेते हैं फिर इनका रेडियाई चेक करते हैं। तो डाई पॉजिटिव स्टेट में ये याद रखिएगा, जब भी आप इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो 4s के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पहले, और अगर 4s के इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो 4s शेल ही रिमूव हो जाएगी, और अगर बाहर से 4s शेल रिमूव हो गई तो जो पेनल्टीमेट में 3D हुआ करती थी
वही वैलेंस में आ जाएगी। और अब जैसे जैसे आप स्कैंडियम 2+, टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+ में मूव करोगे, तो अब जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना वो वैलेंस में बढ़ेगा। वैलेंस मतलब 3D में बढ़ेगा, और सेंटर में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा। तो वो बढ़ता हुआ न्यूक्लियर चार्ज उस वैलेंस शेल को अंदर की तरफ खींचता जाएगा और साइज रेगुलरली छोटा होता चला जाएगा। यहाँ शील्डिंग मैटर नहीं करेगी, शील्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस करी थी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। और आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली रिलेटेड होती है। एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड हम ऑलरेडी देख चुके थे कि एटॉमिक रेडियाई क्रोमियम तक डिक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम तक इंक्रीज होगी। फिर क्रोमियम टू कॉपर साइज नियरली कांस्टेंट रहता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी नियरली कांस्टेंट रहेगी। और कॉपर से जिंक साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक बहुत ही स्लाइट सा डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पूरी डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हमने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ये याद रखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑनवर्ड्स जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब है कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो एक्सक्लूसिवली डी ब्लॉक के लिए पढ़ाई जाती हैं। जनरली ऐसी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में देखने को नहीं मिलती जनरली। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि जब भी कोई एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करता है, और उसकी वजह से उस पर एक चार्ज आ जाता है। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल में एबिलिटी होती है कि वो शेयर भी कर सकते हैं, वो लूज, वो गेन भी कर सकते हैं, वो आयनिक और कोवेलेंट दोनों बना सकते हैं। तो नॉन मेटल्स जो थे पी ब्लॉक के, उनमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी देखने को मिली थी, आपको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी देखने को मिली थी। बट अनलाइक द नॉन मेटल्स ऑफ द पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल्स होते हैं। ऑल द 40 एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक आर मेटल्स, ठीक है। इसमें कोई मेटालॉइड नहीं है, कोई नॉन मेटल नहीं है, 40 के 40 एलिमेंट्स मेटल है। और बीइंग मेटल ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन। तो इन पे डेफिनेटली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही आने वाली है, नेगेटिव तो नहीं आने वाली। बट पॉजिटिव भी कौन सी, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? देखिए हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि किसी भी एलिमेंट के सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर हम इनकी वैलेंस शेल देखें तो इनकी वैलेंस शेल है 4s, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बस 2 इलेक्ट्रॉन लूज होकर +2 का चार्ज आना चाहिए इन पे, and they all should exhibit the common oxidation state of +2. क्रोमियम और कॉपर हाउएवर क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उन्हें +1 करना चाहिए। सो दीज आर द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच आर एक्सपेक्टेड कि बाकी सारे एलिमेंट +2 शो करें और क्रोमियम और कॉपर +1 शो कर दें, ठीक है। और वो करते भी हैं, इतना तो करते ही हैं, +2 +2 +2 +1 +2 +2 +2 +2 +1 +2। These were the expected oxidation states, क्योंकि जितने इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उतने ही हमने एक्सपेक्ट करा कि ये लूज कर पाएंगे। लेकिन जब हम इनके कंपाउंड्स देखते हैं, इनके नेचुरली अकरिंग ओर्स देखते हैं, मिनरल्स देखते हैं, तो हमें ये सारे ही कंपाउंड्स +2 के अलावा और भी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिबिट करते हुए मिलते हैं। इनमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो +3 भी शो करते हैं, कुछ +4 भी शो करते हैं, कुछ एलिमेंट्स तो +5 +6 और +7 तक शो कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब इनके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2 तो समझ में आ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए होंगे, +2 हो गया होगा। लेकिन +3 +4 +5 +6 +7 ये कैसे हो गया? अगर किसी एलिमेंट ने +7 शो करा तो इसका मतलब उसने अपने 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज कर लिए, लेकिन 7 तो थे ही नहीं इनके पास वैलेंस, तो 7 कैसे यूज हो गए? तो अपॉन एनालिसिस हमने ये एनालाइज करा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये एबिलिटी होती है। आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोलिए प्रॉपर्ली, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होंगी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये एबिलिटी होती है कि along with their valence ns electrons, the inner n-1d electrons can also take part in bonding because of the nearly similar energy of ns and n-1d. वैलेंस 4s और पेनल्टीमेट 3d की एनर्जी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। जितनी एनर्जी 4s के इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए चाहिए, नियरली उतनी ही एनर्जी 3d के इलेक्ट्रॉन्स को भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए होती है। तो 3d के इलेक्ट्रॉन भी बड़े आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, उनकी तो नेचर है, उनकी तो प्रॉपर्टी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेट करना। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास ये एबिलिटी है कि अगर वो चाहें, अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वो अपने 3d के इलेक्ट्रॉन्स को भी पार्टिसिपेट करवा सकते हैं।
3D के इलेक्ट्रॉन्स यूज करना इनके पास एज एन ऑप्शन अवेलेबल है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 3D के इलेक्ट्रॉन लूज कर देने में। 4s के तो लूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन 4s के साथ साथ ये 3D के भी इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि +2 के अलावा और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन कौन सा एलिमेंट शो कर पाएगा, और उनमें से कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होंगी, कुछ हाईली स्टेबल होंगी, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको +2 के अलावा दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताऊं, मेन क्वेश्चन बताइए उसका आंसर आपको समझ में आया कि नहीं। एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, व्हाई, व्हाट इज द रीजन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हैंड रेज करिए, कौन बताएगा। जीविका बताइए। Sir, this is because in transition elements, along with the ns electrons, the n-1 d electrons also participate in the chemical bonding. बिकॉज ऑफ देयर ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, ये भी लिखना Yes, sir. Because of ठीक है their ना? almost similar energy. हाँ, तो बिल्कुल सही बताया। आई होप दिशा आपका भी यही आंसर होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वेरिएबिलिटी इसीलिए होती है क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी भी नियरली सिमिलर होती है। याद रखिएगा 3D के इलेक्ट्रॉन्स यूज करना एज एन ऑप्शन अवेलेबल है इनके पास, ये जब चाहें 3D के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट हो तो एट द एंड ऑफ द टॉपिक आप मुझे बताइएगा, लेकिन पहले ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे ध्यान से सुनते जाइए। ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस्ड मैं जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्हाटएवर पॉसिबल क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इस पे बेस्ड, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं एंड टू एंड करवा दूंगा अभी आपको। ठीक है, लेकिन पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट है, जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस में थे उतने हिसाब उतने लूज होने पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे। लेकिन अब स्कैंडियम देखो, स्कैंडियम अगर 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +2 तो शो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर वो चाहे तो 3D का इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, और अगर 4s2 के साथ साथ 3D का इलेक्ट्रॉन भी लूज हो गया तो वो +3 भी शो करेगा। ठीक है, अब टाइटेनियम देखिए, 4s के तो लूज होंगे ही होंगे, और 4s के साथ साथ 3D के लूज करना उसके पास एज एन ऑप्शन अवेलेबल है। अगर वो 3D का एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो +3 शो कर सकता है, और अगर वो 3D के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +4 तक भी जा सकता है। ठीक है, अब आप देखिए बढ़ती जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम +2 तो करेगा ही करेगा, +2 के साथ साथ अगर 3D का एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो +3, 2 लूज हुए तो +4, और तीनों लूज हुए तो +5 तक चला जाएगा। ठीक है, तो +3, +4, +5। इसी तरह से क्रोमियम +1 से स्टार्ट करता हुआ +6 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा। +1 करेगा, फिर अगर 3D का एक लूज होता है तो +2, 2 लूज होते हैं तो +3, और सारे लूज हो जाते हैं तो +6 तक पहुंच जाएगा। तो +2, +3, +4, +5, +6। मैंगनीज देखिए, मैंगनीज +2 से स्टार्ट करता हुआ मैक्सिमम +7 तक पहुंच सकता है। ठीक है, अगर वो 3D का एक लूज करता है तो +3, 2 लूज करता है तो +4, ऐसे एक एक करके पांचों लूज कर देता तो +7 तक पहुंच जाएगा। +3, +4, +5, +6, +7। अब आप मुझे बताइए कि जैसे मैंगनीज 7 तक पहुंच गया, आयरन कहां तक पहुंचेगा? आदित्य आप बताओ, आदित्य शाह। जीविका आप कुछ बता रहे थे। Sir, 7 तक ही पहुंचेगा। 7 तक पहुंचेगा? Yes, सर sir. 8 तक। 8 तक तो नहीं पहुंच सकता सर, क्योंकि ध्यान से सुनिए। सर 3 तक। नहीं नहीं, देखो देखो, मैं बताता हूं। ये याद रखिएगा कि 3D के साथ एक प्रॉब्लम है। 3D के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक कर सकते हैं जब तक वो अनपेयर्ड है। अगर 3D में पेयरिंग स्टार्ट हो गई ना, तो फिर उस पेयर को तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि आपको याद होगा पेयर बनाने के लिए हमने पेयरिंग एनर्जी स्पेंड करी थी। तो पेयर जब बन जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है, और अगर आपको पेयर को तोड़ना है और इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। तो देखिए, ध्यान से देखना, स्कैंडियम में 3D1 था,
अनपेयर्ड था, आराम से लूज हो गया। फिर टाइटेनियम में 3d2 थे, 2 अनपेयर्ड थे, वो भी लूज हो गए। फिर वेनेडियम में 3d3, वो भी लूज हो गए। क्रोमियम में 3d5 हो गया, वो भी लूज हो गया। ठीक है, पांचों लूज हो पाए। ठीक है, क्रोमियम के बाद जब मैंगनीज आए, मैंगनीज में भी 3d5 थे, पांचों लूज हो पाए। लेकिन जैसे आप आयरन में एंटर करते हो, आयरन, तो हो जाता है 3d6। ये हो गई पेयरिंग। और अब ये जो पेयर हो गया ना, ये स्टेबल हो गया, इसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो पेयर को अनपेयर करने के लिए एनर्जी लगेगी, ऊपर से इसे लूज करने के लिए एनर्जी लगेगी। तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 3d के सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बड़े आराम से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, लेकिन अगर उनमें पेयरिंग स्टार्ट हो गई तो वो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं हो पाएंगे, एक तरह से इनर्ट हो जाएंगे और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन तो अनपेयर्ड ये करेंगे। तो अब आप देखिए, 4s के दो लूज करेंगे, +2, और +2 के साथ साथ +3, +4, +5, +6। समझ में आया? तो कहां तक जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट? +6। सो +3, +4, +5, +6। अब आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती चली जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे आप कोबाल्ट में गए तो एक और पेयरिंग हो गई, अब एक और पेयरिंग हो गई तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट और कम हो जाएगी। +2 के साथ साथ +3, +4, +5। मेरा वीडियो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है आपको, ऑडियो वीडियो? Yes, sir. मेरे दूसरे वाले सिस्टम पे हैंग हो रहा है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। चलिए, निकल में +2 के साथ साथ अब एक और पेयरिंग हो गई, तो निकल में +2 के साथ साथ +3, +4, +3, +4। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तो आपको सारी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो फॉर अ मोमेंट भी एग्जिबिट होती हैं वो सब पढ़ाई जा रही है। हो सकता है आप जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि आयरन में तो आपने +2 और +3 ही सुना है, कभी आपने आयरन में +4, +5, +6 देखा ही नहीं। तो इसमें बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल भी है, जो बहुत ज्यादा देर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो अभी मैं उनके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन एलिमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फॉर अ मोमेंट भी अचीव कर पाता है, तो हम मान रहे हैं कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड है। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल है, कुछ हाईली अनस्टेबल है, उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। कॉपर देखिए, कॉपर में अब एक एक्सेप्शन आएगा। कॉपर में 4s1 3d10, 4s1 3d10। अब देखिए, अगर हम अब तक जो हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट उस हिसाब से देखें तो कॉपर को सिर्फ +1 शो करनी चाहिए, क्योंकि कॉपर में एक अनपेयर्ड 4s वाला पार्टिसिपेट करेगा, 3d में तो सारी पेयरिंग हो गई। लेकिन कॉपर में हमें ये कंसेप्ट बताया जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो 3d10 में जो 10वां इलेक्ट्रॉन आपने भेजा, वो एक्चुअली 4s का इलेक्ट्रॉन है, जो सिर्फ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए हमने 3d में दिखा दिया। बट दैट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बिलोंग्स टू द वैलेंस शेल। वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस का इलेक्ट्रॉन है, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आगे चला जाता है, 3d में चला जाता है, लेकिन जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिहेव करता हुआ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो 4s के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन जो 4s से ही जंप करके गया था वो पार्टिसिपेट करेगा, और जब वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसके साथ वाला भी अनपेयर्ड हो जाएगा, फिर वो भी पार्टिसिपेट करेगा। तो बताइए कॉपर कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +1, +2. एक और करेगा ना दिव्यांशी? नहीं आई बात समझ में दिव्यांशी? +2 भी तो करेगा। अरे देखो, एक तो ये लूज हुआ, एक यहां से जो आगे एक्साइट हुआ वो 4s का था, वो लूज हुआ, और जब वो लूज हुआ तो उसके साथ वाला भी तो एक अनपेयर्ड हो गया। यस सर, +3. तो +3 भी करेगा। सर एक बार ये वाला तो सर ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये आगे पीछे हो रहा है तो फिर कौन आगे पीछे हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन? नहीं, पहले ये 3D में, मतलब जैसे आप बोल रहे थे पहले 4s में था, देखो, ये 3D में गया। कॉपर की ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। यस दिस सर। इज द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट इस हिसाब से होगी। वो बात अलग है कि आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 4s का इलेक्ट्रॉन आगे भेज देते हो, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से डिसाइड करो आप। तो 4s के दो इलेक्ट्रॉन थे, वो पार्टिसिपेट करेंगे, और 3d में एक अनपेयर्ड है, वो पार्टिसिपेट करेगा, तो +3 तक जाएगा ना। सर ये तो
पेयर्ड है तो ये कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? कौन ये? Yes, sir. ये तो 4s के हैं। 4s के तो पेयर भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि 4s वैलेंशियल है, उसके पेयर को तोड़ने में उतनी एनर्जी नहीं लगेगी। 3d अंदर है, अच्छा, okay. 3d को तोड़ने में Yes, ज्यादा एनर्जी लगेगी। सही है? yes, sir. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को ब्रेक करने में एनर्जी उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती जितनी अंदर वाली जो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है उसको ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगी। ठीक है, बोलिए बोलिए, सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए जिंक के केस में आते हैं। जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी उस हिसाब से जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा? +2 ही करेगा सर सिर्फ। सिर्फ +2 करेगा, यानी कि जिंक में वेरिएबिलिटी नहीं है। Yes, sir. No, sir. एंड दैट्स व्हाई, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो, और आपको पता है जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करने की प्रॉपर्टी है, ये डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, द डी ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो जिंक वेरिएबिलिटी भी नहीं शो करता। देखिए वेरिएबिलिटी तभी तो आती, आप जरा रिलेट करो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन और वेरिएबिलिटी के कॉज को रिलेट करो। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि द एलिमेंट विच कंटेन द पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, और अगर डी में पार्शियली फिल्ड होते तो डी के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते और वेरिएबिलिटी आती, लेकिन क्योंकि जिंक में पार्शियली फिल्ड डी नहीं है तो डी ने पार्टिसिपेट भी नहीं करा, और पार्टिसिपेट नहीं करा तो वेरिएबिलिटी भी नहीं आई। तो वेरिएबिलिटी आना ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी हुई ना, डी की प्रॉपर्टी नहीं हुई। बताइए कहां चले जाते हो सब लोग, बताओ ना, समझ में आया या नहीं? Yes. ठीक है, तो दीज आर द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब देखिए इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सी होंगी? वो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होंगी जिन्हें अटेन करते वक्त कोई एलिमेंट या तो हाफ फिल्ड हो जाता है, या कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, या एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड या एम्प्टी कॉन्फिगरेशन जब जब अटेन, आपको ये मालूम है ना, हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड ना एम्प्टी कॉन्फिगरेशन आर स्टेबल। Yes, sir. देखिए मिताली आपने यस बोल दिया, क्या आपको ये तो मालूम था कि हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड आर स्टेबल, लेकिन ये भी मालूम था कि एम्प्टी आर स्टेबल? No, sir. बस हाफ फील्ड और उसके बारे में पता है। तो फिर आपने यस क्यों बोल दिया? देखिए ध्यान से सुनिए, मैं अभी आपको समझाऊंगा। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड तो मालूम ही है ना आपको, चलिए वही देखिए। ये याद रखिएगा, हर एलिमेंट की जो आखिरी ऑक्सीडेशन स्टेट है, द लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हाईली स्टेबल है। जैसे Mn है, Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत स्टेबिलिटी के साथ शो करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 5 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हो जाए तो सारे के सारे वैकेंट हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से देखिएगा, मैं 3 डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। एक और बना देता हूं, ध्यान से देखना। This is D4. This is D5. This is D10. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग ये बताइए, आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 11 में कि हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। उसका रीजन क्या पढ़ा था? Why the half filled and completely filled subshells are more stable? Symmetry. दोबारा बोलिए मिताली। सिमेट्री की वजह से। देखिए सिमेट्री इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी। आप देख सकते हैं कि जो हाफ फिल्ड सबशेल होती है उसमें सारे ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं सेम स्पिन का। 5 ऑर्बिटल हैं इस डी सबशेल के अंदर। क्या आपको पांचों ऑर्बिटल देखने में बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं? बोलिए। Yes, sir. Sir. Yes, और sir. अगर ये बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं तो मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही है। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक सिमेट्रिकल फिलिंग नजर आ रही है।
बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे देखिए D10 में भी सारे ऑर्बिटल बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं, एक यूनिफॉर्मिटी है, एक सिमेट्री है, ठीक है। लेकिन ये वाला बताइए D4, क्या यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है? सर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 4 ऑर्बिटल तो एक जैसे दिख रहे हैं, एक अलग दिख रहा है। तो ये उतनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं। The half-filled and the completely filled subshells are considered to be stable because they have a uniformly filled symmetrical configuration. उनमें एक स्टेबल यूनिफॉर्मली फिल्ड सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब सिमेट्री से स्टेबिलिटी आती है। तो अगर सिमेट्री से स्टेबिलिटी आती है तो हमने एक चीज और एनालाइज करी। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म है, बिल्कुल उस तरह से D0 कॉन्फ़िगरेशन जब इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तब भी तो यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है? बोलो। यस सर यस Even the D0 configuration have a uniformity in orbitals. यहाँ पे भी तो सारे ऑर्बिटल बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, just like the half filled and the completely filled subshells, even the empty subshells are considered to be stable because they are also symmetrical, ठीक है। तो empty configurations भी, वो सारी configurations भी stable मानी जाती हैं जब एलिमेंट के जो शेल्स होती हैं, जो वैलेंस शेल होती है, वो पूरी वैकेंट हो जाती है, ठीक है, जब empty configurations अटेन हो जाती है। तो आप ध्यान से देखो कि जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये सारे लूज होने पे ये स्टेबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसी तरह से ये 4 में सारे लूज कर देगा, ये 5 में सारे लूज कर देगा, ये 6 में सारे लूज कर देगा। तो वो वाली कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होंगी जिनमें ये वैकेंट कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे, वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। ये बात समझ में आई? यस सर पक्का ना सबको? यस सर अभी और भी देखिए, बहुत कुछ समझना है। मैं आपको कुछ चीजें क्वेश्चंस के रेस्पेक्ट में समझाता हूं। कुछ छोटे छोटे से 1 मार्क के और 1-2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के इस पे बेस्ड पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, आपको 4-5 क्वेश्चंस लिखने हैं। आप अपना रजिस्टर ओपन करिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। शुरू के क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन, आपको आराम से पता भी होंगे, याद भी हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज मिताली रजिस्टर ओपन हो गया? यस सर ठीक है। Which element of 3D series exhibit the highest oxidation state? Exhibit the highest oxidation state, and in which compound? Which element of 3D series exhibit the highest oxidation state, and in which compound? थ्री डी सीरीज का कौन सा एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है और किस कंपाउंड में करता है? मैंगनीज मैंगनीज करता है। तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख ही रहा है, Mn exhibit the highest oxidation state of +7 and in which compound? MnO2 नहीं, MnO2 में तो Mn पे +4 होगा, KMnO4। तो आप इसमें ये देंगे कि Mn exhibit the highest oxidation state of +7 in KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो ये देखिए 1 मार्क क्वेश्चन है, इसमें हाफ मार्क तो आपको Mn बताने का मिलेगा कि Mn हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है, और हाफ मार्क उसके कंपाउंड को बताने का मिलेगा कि KMnO4 में कर रहा है, ठीक है। तो Mn exhibit the highest oxidation state of +7 in KMnO4। ये क्लियर है 1 मार्क का क्वेश्चन? यस सर दूसरा क्वेश्चन लिखिए, which element of D series exhibit the highest oxidation state and in which compound? Which element of the D series exhibit the highest oxidation state and in which compound? पहले तो ये बताइए, दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस नजर आ रहा है? यस सर
पहले पहले वाले में तो मैंने पूछा कि 3D सीरीज का कौन सा एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा। अब मैं 3D का नाम नहीं ले रहा, पूरे डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं कि पूरी डी सीरीज में से कौन सा एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा और किस कंपाउंड में। क्या भी आंसर Mn होगा या किसी को कुछ और मालूम है? आपके आसपास इस समय पीरियोडिक टेबल नहीं होगा, लेकिन हाँ जी अमिताली कुछ कह रहे हो? सर अभी भी MN ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखिए आपके आसपास इस समय पीरियोडिक टेबल नहीं होगा, वरना आप देख भी लेते पीरियोडिक टेबल में आयरन के नीचे रुथीनियम आता है और रुथीनियम के नीचे ऑस्मियम आता है। ऑस्मियम 5D सीरीज का एलिमेंट होता है और ऑस्मियम exhibit the highest oxidation state of +8 in its compound OSO4. ऑस्मियम in OSO4 +8 की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। ये सिर्फ डी सीरीज की नहीं बल्कि पूरे पीरियोडिक टेबल की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, तो ऑस्मियम एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +8 इन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ये कंपाउंड होता है। इस कंपाउंड में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो OS exhibit the highest oxidation state of +8 in OSO4 और ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। आयरन के नीचे रुथीनियम और रुथीनियम के नीचे ऑस्मियम आता है। तो अगर 3D सीरीज पूछा जाए तो Mn +7, लेकिन अगर डी ब्लॉक पूछ लिया जाए या पूरा पीरियोडिक टेबल ही पूछ लिया जाए तो ऑस्मियम +8 की ऑक्सीडेशन स्टेट इन OSO4। अगला क्वेश्चन लिखिए। सर जैसे आपने 3D सीरीज का बताया वैसे 4D और 5D करके भी पूछ सकते हैं। सब में यही रहेगा, ऑस्मियम एक्सेप्शन है। ठीक है, सब में यही पैटर्न रहेगा। नहीं सर, मतलब जैसे आपने यहाँ पर बताया ना, इसमें Mn था 3D का, तो वैसे 4D का भी पूछ सकते हैं ना। हाँ पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें Mn के नीचे जो आता है वो हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, डी सीरीज याद, आपको डी ब्लॉक याद रखना है। अच्छा आप अगला क्वेश्चन लिखिए। रेडी है, बोलूं? Yes, sir. नेम टू ऑक्सो मेटल एनायंस। Name 2 oxometal anions in which the metal atom exhibit the same oxidation state. Metal atom exhibit the same oxidation state as its group number. In which the metal atom exhibit the same oxidation state as its group number. वो लोग हैंड रेज करिए जिन्हें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। Name 2 oxometal anions in which the metal atom exhibit the same oxidation state as its group number. So कुछ लोगों का हैंड रेज नहीं है, मैं पहले उनसे पूछता हूं कि उनके हिसाब से क्या आंसर है। मणिशंकर, पीयूष, आप लोगों को आता है इसका आंसर? नो सर। नो सर।
सर आता है। किसको? आदित्य आपको? यस सर। ठीक है, मैं अभी अभी आंसर नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं बस ये बताइए आता है कि नहीं। कीर्ति, गर्विता, आप लोग को आता है? गर्विता, कीर्ति, आपको आता है इसका आंसर? सर मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूरा सुना, लॉग आउट क्वेश्चन हो ये गई जो थी मैंने सर। अभी लिखवाया था, क्वेश्चन नहीं लिखा? सर उसके बीच में ही लॉग आउट हो गई थी सर मैं। नेम 2 ऑक्सोमेटल एनायंस, ये लिखा है स्टार्टिंग की लाइन। यस सर, ग्रुप नंबर तक लिखा है मैंने। which exhibit the same group which exhibit the same oxidation state as its group number। बस यहीं तक है क्वेश्चन। अब बताइए कीर्ति, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। आपको आंसर आप मालूम है इसका? नो सर। देखो, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को अपने हैंड डाउन कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑक्सो मेटल एनायंस, ऑक्सो मेटल एनायंस, ध्यान से सुनिए सब लोग। मेटल का ऑक्सीजन के साथ कोई एनायन, जैसे पहले एग्जांपल देखो तभी आपको समझ में आएगी बात। मेटल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे MnO4 नेगेटिव, इसे बोलते हैं परमैंगनेट आयन। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें मेटल है और इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, तो हम इसे बोलेंगे ऑक्सो मेटल एनायन ऑफ मैंगनीज। ये मैंगनीज का ऑक्सो मेटल एनायन है। जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन, ये क्रोमियम का ऑक्सो मेटल एनायन है। तो पहले तो ये बताइए, ऑक्सो मेटल एनायन, इस वर्ड का मतलब समझ गए? यस सर। यस सर। अब मुझे MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बताइए। सर फर्स्ट वाले में +7। सर क्रोमियम की +6। देखिए, Mn आएगा +7 और क्रोमियम आएगा +6। ठीक है, इस ऑक्सोमेटल एनायन में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है। और अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 6 है ना, उस ग्रुप नंबर 6 में ही ऊपर क्रोमियम आता है। तो इसका मतलब इस ऑक्सोमेटल एनायन में मेटल एग्जिबिट द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एज इट्स ग्रुप नंबर। जो उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर है वही वाली ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर रहा है, समझे? इसी तरह से ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे तो मैंगनीज आता है। तो इसका मतलब MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज वही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है जो उसका ग्रुप नंबर होता है। तो नेम 2 ऑक्सोमेटल एनायंस in which the metal atom exhibit the same oxidation state as its group number। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? यस सर। और इनके नाम लिखकर आइएगा, सिर्फ फॉर्मूले नहीं। ऊपर वाला है परमैंगनेट आयन और नीचे वाला है डाइक्रोमेट आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में। सर आपने ऑक्सोमेटल एनायंस का एक बार मतलब बताने पे क्या बताया था? अरे देख के पता चल, आप दिशा आप बताओ, देख के क्या पता चल रहा है? सर जिसमें ऑक्सीजन हो, मेटल हो और एनायन मतलब चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। हाँ, मेटल का ऑक्सीजन के साथ कोई एनायन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सोमेटल एनायन। सर एक बार फर्स्ट वाले एलिमेंट का नाम फिर से बता दो। परमैंगनेट आयन, एलिमेंट नहीं कंपाउंड, यस। परमैंगनेट आयन। और दूसरा वाला है डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, अब जो मैं अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं ना, दैट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन।
और अगर आपके किसी के स्कूल में आप प्री बोर्ड चल रहे हैं, डी ब्लॉक आया होगा, तो चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आया हो शायद, ठीक है, लेकिन बोर्ड में तो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सुनिए क्वेश्चन लिखिए सब लोग। इस क्वेश्चन की 2 लैंग्वेजेस हैं, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखवाऊंगा और लगा के बीच में। पहली लैंग्वेज लिखिए, स्कैंडियम does not exhibit the variable oxidation state. Scandium does not exhibit the variable oxidation state. Why? Scandium does not exhibit the variable oxidation states. Why? यहां तक लिखा? Yes, sir. Yes, sir. Scandium does not exhibit the variable oxidation state. अब बीच में और लगाइए, एक दूसरी लैंग्वेज लिखिए और लगा के, the D1 configuration in transition elements, the D1 configuration in transition elements is highly unstable. The D1 configuration in transition elements is highly unstable. लिख लिया ये भी? Yes, sir. सबने लिख लिया ना? यस सर। अब देखिए, इससे पहले कि मैं आंसर बताऊं, सबसे पहले तो जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया, स्कैंडियम डज नॉट एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो एक तो वो समझेंगे क्या कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरा, ये जो दोनों क्वेश्चन लिखवाए मैंने और लगा के, इन दोनों क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपस में मैच करती हुई भी नजर आ रही होगी। ऐसा लग रहा होगा 2 अलग अलग क्वेश्चन है ना? नहीं sir. नहीं आपको आंसर आता है? सर, आंसर नहीं आता, मतलब क्वेश्चन अलग नहीं लग रही क्योंकि स्कैंडियम में D1 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। नहीं, जब तक आंसर नहीं आएगा ना तब तक क्वेश्चन अलग ही लगेगा। अभी तो मैंने आपको लिखवा दिया एक साथ, तो आपको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि एक जैसा ही होगा, तो आपने मान लिया, ठीक है। लेकिन अगर आंसर नहीं आता तो कोई ये जज नहीं कर सकता कि ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। मैं आपको बताता हूं इसका आंसर, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया ये सब, मैंने तो सारी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवाई है आपको, इसमें से कुछ स्टेबल भी हैं, कुछ अनस्टेबल भी हैं। स्कैंडियम में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, लेकिन उसमें से +2 अनस्टेबल होती है। +2 इज हाईली अनस्टेबल। तो बताइए, अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं स्कैंडियम की, उसमें से एक हाईली अनस्टेबल है, तो द ओनली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बची। यस सर। तो मतलब स्टेबल वाली तो एक ही है ना? यस सर। तो इसे हम वेरिएबिलिटी नहीं बोलते। वेरिएबिलिटी का मतलब है एक से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होना। अगर एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, देखो वेरिएबिलिटी में ना अनस्टेबल को मत काउंट करो, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एक से ज्यादा होंगी तो हम कहेंगे वेरिएबिलिटी है, ठीक है। अगर स्कैंडियम +2 में आया लेकिन +2 में रुका नहीं वो ज्यादा देर, वो +2 से होता हुआ +3 में चला गया, तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे द ओनली स्टेबल एंड द ओनली सुटेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर स्कैंडियम इज +3। अब देखो इसका रीजन क्या है, स्कैंडियम प्लस वेरिएबिलिटी क्यों नहीं शो कर रहा, वो 2 पे क्यों नहीं रुक रहा, वो सिर्फ 3 क्यों शो करना चाह रहा है? आप बताओ, अगर स्कैंडियम +2 बनेगा, ध्यान से कुछ सोच के बताना, अगर स्कैंडियम +2 में जाएगा तो उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d1 4s0 3d1। स्कैंडियम +2 will become 4s0 3d1, ये हो जाएगी। लेकिन कोई भी एलिमेंट, सिर्फ स्कैंडियम की बात नहीं है, किसी भी एलिमेंट की बात कर रहा हूं, कोई भी एलिमेंट अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचता है तो वो D1 पे ज्यादा देर रुकेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो D1 का ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दे और D0 में चला जाए तो वो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, ठीक है। तो D1 पे कोई भी एलिमेंट ज्यादा देर रुकना ही नहीं चाहता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और लूज करके और ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन करी जा सकती है, तो एवरी D1 टेंड्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू D0।
तो स्कैंडियम भी जब वो +2 में आया तो उसने देखा वो D1 हो गया और उसे लगा कि D0 और भी ज्यादा स्टेबल है, तो वो +2 पे रुका नहीं, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन और लूज करके इमीडिएटली +3 में जाना प्रेफर करा, D0 अटेन करनी प्रेफर करी। D1 पे कोई भी एलिमेंट नहीं रुकेगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंगनीज तक के जो एलिमेंट हैं उन सभी में जो सेकेंड लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो D1 है। यहाँ पे +5 D1 है, यहाँ पे +6 D1 है, यहाँ पे ये D1 है, यहाँ पे ये D1 है, यहाँ पे ये D1 है, ये सब अनस्टेबल है, इसमें नहीं, मैंगनीज तक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सब आप देखिए ये +2 में D1 होगा, ये +3 में D1 होगा, ये +4 में D1 होगा, ये +5 में D1 होगा, ये सब अनस्टेबल है। ठीक है, तो एक स्कैंडियम के रेफरेंस में तो बस आपसे ये पूछा जाएगा कि स्कैंडियम वेरिएबिलिटी क्यों नहीं शो कर रहा। ठीक है, उसमें आप यही बताएंगे वो इसलिए नहीं शो कर रहा क्योंकि वो D1 पे रुकना नहीं चाहता, वो D1 से इमीडिएटली D0 में चला जाना चाहता है, तो +2 उसकी अनस्टेबल है, तो ओनली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। या बाकी किसी भी एलिमेंट के रेफरेंस में पूछ लिया जाए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में D1 कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल क्यों होती है, तो भी आप यही बताएंगे कि D1 इसलिए अनस्टेबल होती है बिकॉज एवरी D1 tends to transform into more stable D0 to attain an empty and a symmetrical configuration, empty and unsymmetrical subshell। समझ रहे हैं आप इस चीज को? यस सर। सब लोग बताइए, सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. आंसर लिखिए इसका। The D1 configuration in transition elements, the D1 configuration in transition elements is unstable. D1 configuration in transition elements is unstable the D1 configuration in transition elements is unstable since it immediately tends to transform into more stable D0 configuration to attain a more symmetrical and uniform empty subshell. To attain a more symmetrical and stable, लिखिएगा, यूनिफॉर्म मत लिखिए, more symmetrical and stable empty configuration, empty subshell, more symmetrical and stable empty subshells. एम्प्टी के बाद सबशेल, एम्प्टी लिख लो या वैकेंट लिख लो, वैकेंट सबशेल। क्लियर है? यस सर। देखिए एक और क्वेश्चन अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड करेंगे, वो 2 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन वो हम दोपहर की क्लास में करेंगे। अभी आप लोग इतना कर लीजिए। थैंक यू सर। सर हाँ जी, वाह। सर आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ना कि which element exhibits highest oxidation state? MN वाला? यस सर। सर तो उसमें वही सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन में भी है, पर उसमें वाई भी पूछा है। हाँ, तो वाई में आप ये एक्सप्लेनेशन दीजिए ना, वाई में तो आपको यही वाली एक्सप्लेनेशन देनी है, because it contain all the 5 unpaired electron in D subshell, therefore along with the valence 4s electron it can lose all the 5 electron of D। ओके सर। आपको ये बताना है कि ये +7 तक क्यों पहुंच पा रहा है, तो ये +7 तक इसलिए पहुंच पा रहा है क्योंकि D में 5 अनपेयर्ड होने की वजह से 5 के 5 लूज कर पा रहा है। ठीक है ना? ओके सर। यस सर। ठीक है, मैं लॉग आउट कर रहा हूं।